नमस्कार साथियों आज 6 बड़ी खबरें लेके आया हूँ और मैं गारंटी कह रहा हूँ ये खबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो खबर लाता हूँ विद एविडेंस लाता हूँ, विद प्रूफ लाता हूँ, सही और सटीक ही लाता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ जब मैं खुद छानबीन कर लेता हूँ। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आने वाले समय में सरकार क्या क्या करने जा रही है पेंशनर भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ, आपको पता चल जाएगा। अभी सीएपीएफ का मैटर चल रहा है, आप देख रहे हो। सीएपीएफ को सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, उसको ओपीएस से बाहर निकाल दिया, जबकि अर्धसैनिक जो जवान है वो भी एक ओर से आर्मी की तरह ही कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर भी कर रहे हैं, देश के बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सीएपीएफ में तमाम पदोन्नतियों का रास्ता भी सरकार ने हटा दिया है। सीएपीएफ बिल आ रही है जिसमें जो भी पदोन्नति होगी वो आईपीएस के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर सीएपीएफ के तमाम जवान हैं, तमाम अधिकारी हैं, पदाधिकारी उसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में पेंशनर को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ये आप लिख के गांठ बांध के बात रख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेंशनर भाई एकजुट नहीं है, एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप पेंशनर के परिवार से हो या खुद पेंशनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। क्योंकि दोस्तों धीमे 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 करके ही आप एक यूनिटी बना पाएंगे, आप एकजुट हो पाएंगे। बूंद बूंद से ही बाल्टी भरती है, आप ये जानते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 6 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। सबसे बड़ी खबर है डीए-डीआर को लेके। जी हाँ साथियों, आखिर कैबिनेट में क्या होने जा रहा है दोस्तों डीए-डीआर को लेके, और कितना परसेंटेज सरकार बढ़ाएगी, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 6 हेडलाइंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहली हेडलाइंस है 8th सीपीसी में रक्षा कर्मियों के डीए-डीआर फार्मूला होगा चेंज। रक्षा कर्मियों का डीए-डीआर फार्मूला चेंज करना चाह रहे हैं। रक्षा कर्मी है वो डीए-डीआर का अपना फार्मूला चेंज करना चाह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो चेंज की मांग कर रहे हैं सरकार से? तो कोई ना कोई तो बात होगी, तभी ऐसी मांग हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, 8th पे कमीशन अब तक क्या हुआ, अभी तक क्या इन्होंने किया है, या सिर्फ टाइम पास चल रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। संसद में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया जिसमें जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से कि अभी तक 8th पे कमीशन में क्या हुआ। 24 मार्च 2026 तक क्या किया गया है 8th पे कमीशन में, वो सरकार ने जवाब दिया है। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, पूर्व सैनिकों को 12.5% का कोटा ईडब्ल्यूएस में नहीं, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है। आखिर क्या फटकार है, क्या मैटर है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों चौथा, सिपाही से लेकर जेसीओस को डीएससी पेंशन डबल, 15 साल अब जरूरी नहीं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है। सिपाही से लेकर जेसीओस तक उनकी डीएससी पेंशन है वो डबल हो गई है दोस्तों। पांचवी बड़ी बात है, कैबिनेट की बैठक खत्म, डीए-डीआर 1/1/2026 की खबर। डीए-डीआर की 1/1/2026 की क्या खबर है इस वीडियो में बताएगा। और साथियों मार्च में जो आपका डीए-डीआर का एरियर बनना था वो आना शुरू भी हो गया है। अगर आपके खातों में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर पेंशनर के डीए-डीआर का जो एरियर है, बकाया एरियर है, या कर्मचारी है उनका बकाया एरियर है, वो आने लगा है। चलेगा दोस्तों। छठवीं बड़ी बात है, 18 महीने में लागू होगा 8th पे कमीशन, संसद में दिया गया जवाब। आगे संसद में क्या जवाब दिया गया है, एक जवाब पूछा है कि आखिर ये 8th पे कमीशन कब लागू किया जाएगा, क्या वैसे टाइम निकाला जाएगा धीमे धीमे, क्योंकि जो ड्रामा चल रहा है उसके अनुसार तो सरकार टाइम निकाल रही है, 2029 तक ले जाना चाह रही लोकसभा चुनाव। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जवाब दे दिया गया है संसद में कि आखिर क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यार, आप मेरा वीडियो देख रहे हो और काफ़ी मित्र हमारे पेंशनर हैं, पेंशनर भाई हैं, वो चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों काफ़ी कम परसेंटेज है, सिर्फ 10% ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सरकार की बुराई कोई नहीं करेगा, सब अच्छा ही करते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है आप उस चीज़ को देख रहे हो, आपका हक मारा जा रहा है। ये बताइए कोई यूट्यूबर ऐसा बोलता है?
सिर्फ दोस्तों मैं कहता हूँ, सच्चाई का साथ देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ पेंशनर भाइयों को बढ़िया फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए और इनकी जो पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए सबसे पहले इन पेंशनर भाइयों की बात। लेकिन दोस्तों नहीं, सरकार को लगता है कि हम फालतू में पेंशन दे रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पहली खबर। देखिएगा दोस्तों, पहली है खबर 8वें वेतन आयोग में 8वें वेतन आयोग के लिए अपेक्षित उपयोगिता कारक, रक्षा कर्मचारी महंगाई भत्ता के फॉर्मूले में बदलाव क्यों चाहते हैं। आखिर क्या ऐसी अनपढ़ी बदलाव की। देखिएगा, एक आर्टिकल आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, 25 मार्च 2026 का है, अभी का है लेटेस्ट। रक्षा कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण मांगों की एक सूची साझा की है। इनमें वेतन संरचना, पेंशन प्रणाली, पदोन्नति और भत्तों में बदलाव शामिल है। इनमें से कई मांगें बढ़ती महंगाई, नौकरी से जुड़े जोखिम और बेहतर करियर विकास के अवसरों पर केंद्रित है। महंगाई भत्ता डीए की गणना वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं की औसत कीमतों पर आधारित AICPI IW सूचकांक का उपयोग करके की जाती है। यह सूचकांक वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी का उपयोग करके तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित करना है और तदनुसार वेतन को समायोजित करना है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती लागत के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद मिलती है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क है कि मौजूदा सूचकांक वास्तविक खर्चों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सूचकांक में शामिल कई वस्तुओं की कीमतें रियायती दरों पर हैं, जबकि कर्मचारी वास्तव में बाजार से अधिक भुगतान करते हैं। इस अंतर का मतलब है कि महंगाई भत्ता डीए वास्तविक मुद्रास्फीति को कम आंक सकता है, जिससे वास्तविक आय की रक्षा करने में इसकी प्रावश्यकता कम हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, संसद में एक कैंटीन चलती है जहाँ पर सांसदों के लिए खाना बनता है। वहाँ पर भैया 1 रुपया में पूरी प्लेट मिलती है, 1 रुपया में अंडा मिलता है, 1 रुपये में चाय मिलती है, सारा कुछ वहाँ 1 रुपये में चलता है। तो यहाँ पर ये जो अधिकारी हैं बस वही रिपोर्ट देख लेते हैं कि हमारे माननीय हैं, हमारे सांसद जी सब फ्री में खा रहे हैं, सब 1-1 रुपये में खा रहे हैं, तो आम जनता को भी 1 रुपये ही मिल रहा होगा, 1 रुपये में ही सारा खर्चा चला रही होगी आम जनता। इसलिए दोस्तों वो महंगाई सूचकांक जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं एसी कमरों के अंदर। अब उनको ये तो नहीं पता है कि रियलिटी मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, कितना क्या महंगा चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जोखिम बहुत ज़्यादा है। आर्मी में सबसे ज़्यादा जोखिम होता है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार DAR सूचकांक के आधार पर बना देती है। हाँ भैया हो गई, हमारा गणना हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब हाँ 2% बढ़ाएंगे, 1% से इमेज डाउन हो जाएगी, तो 3% चाहिए, 3% नहीं देंगे, 2% ही देंगे, 2% बहुत है। तो यहाँ पर साथियों सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए, ना कि एसी कमरों में बैठकर। चलेगा दोस्तों, पहली बड़ी खबर हो गई। दोस्तों दूसरी पर चलते हैं। दूसरी है साथियों 8th CP से अब तक क्या हुआ, संसद में दिया गया जवाब। क्या जवाब दिया गया, इसका एक आर्टिकल है, पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, केंद्र ने संसद में रोडमैप और जनादेश का विवरण दिया, कर्मचारियों का क्या जानना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार अब बता रही है कि कर्मचारियों को क्या जानना चाहिए। देखिएगा, 25 मार्च 2026 की न्यूज़ है और बिजनेस डेस्क है, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की बिजनेस डेस्क है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अखबार है, उसका आर्टिकल है। सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग CPC केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान, वेतन भत्ते और पेंशन संरचनाओं में संशोधन की जांच कर रहा है। तो यहाँ पर जांच हो रही है, मतलब कि इनको वास्तव में ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए पैसा। मतलब वैसे भी सैलरी और पेंशन कम मिल रही है, अब इसमें भी जांच चल रही है कि हाँ भैया जांच के नाम पे ये ड्रामा हो रहा है, जबकि हितधारकों के साथ परामर्श वर्तमान में जारी है। लोकसभा में गैर तारांकित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केंद्र ने 3 नवंबर 2025 को 8वें CPC के गठन के साथ साथ इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव अधिसूचित किया था, जैसा कि ET ने रिपोर्ट किया है। वित्त मंत्रालय ने पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक रोडमैप की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है और स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बजट पर राजकोषीय प्रभाव का पता सरकार द्वारा
रिपोर्ट को स्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय के बाद ही पता चलेगा। तो सरकार कह रही है कि भैया हमारे ऊपर राजकोषीय घाटा चल रहा है, और घाटा के लिए दोस्तों ये पेंशनर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भैया कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इनकी वजह से राजकोषीय घाटा हो रहा है, लेकिन खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि हम जो पेंशन पा रहे हैं फ्री फंड की, इनके परिवार वाले फ्री फंड की पा रहे हैं, तमाम भत्ते पा रहे हैं, तमाम सुविधाएं पा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं होगी, कर्मचारियों और पेंशनर की बात होगी। चलेगा दोस्तों, ये हो गई दूसरी बड़ी खबर। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। पूर्व सैनिकों को 12.5% यानी 12.5% का कोटा ईडब्ल्यूएस में नहीं, हाईकोर्ट की लगी फटकार। तो दोस्तों आखिर क्या है मैटर, आखिर क्या मैटर पूर्व सैनिकों का, देखिएगा एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के कोटे में हुई चूक पर चिंता जताई, आरपीएससी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। तो यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है, जयपुर का मामला है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता पर चिंता जताई और आदेश दिया कि सभी नियुक्तियां मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके आरक्षण पे भी ये ड्रामा करने लगे हैं, ये पूर्व सैनिकों को भी नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए उसमें दोस्तों अनियमितता कर रहे हैं भर्ती में, ताकि पूर्व सैनिक जो देश में दोस्तों लड़े, देश के लिए देश सेवा करी, उनको ये उनसे वंचित की जा सके नौकरी, जो कि गलत है। हाईकोर्ट ने डंडा कुचल दिया। देखिएगा, झुंझुनू निवासी जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश वर्मा और न्यायमूर्ति शोभा मेहता की खंडपीठ ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल योजना और एवं उद्यमिता विभागों के सचिवों को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। यह मामला ग्रुप इंटरेस्टेड सर्वेयर और असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर यानी ग्रेड 2 के 63 पदों की भर्ती से संबंधित है। राजस्थान सिविल सर्विसेज पूर्व सैनिकों का समायोजन नियम 1988 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए 12.5% का 36 आरक्षण अनिवार्य है, जो लगभग 8 पदों के बराबर है। तो यानी 63 जो पद हैं उसमें 12.5% यानी 8 पद इनके निकल के आगे पूर्व सैनिकों के द्वारा ही भरे जाएंगे। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिकों के लिए केवल 5 पद आरक्षित किए गए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के तहत उनके लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, जिससे पात्र उम्मीदवारों को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर एक तो इनके पद खाली है, सबसे पहले पद खाली है, सिर्फ 5 रखे गए, और बाद में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी इन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं दिया। जबकि यहाँ पर सिर्फ 5 पद निकाले, बाकी पद इन्होंने खा लिए, किसी और की भर्ती कर दी, जिस पर दोस्तों हाईकोर्ट ने डंडा घुसेड़ दिया और पूरा का पूरा सुनवाई मांगी है, पूरी जांच करने की बात कही गई है। चलेगा दोस्तों, ये हो गई आपकी तीसरी बड़ी खबर। अब देखिएगा दोस्तों, चौथी बड़ी खबर है सिपाही से लेके जेसीएस को डीएससी पेंशन डबल, 15 साल जरूरी नहीं। तो आखिर क्या बड़ी खबर है दोस्तों, आखिर ये क्या है? डीएससी कर्मियों को दूसरी पेंशन के लिए सेवा में कमी का माफी वैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है। आदेश क्या है, क्या न्यूज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। 24 मार्च 2026 की न्यूज है। देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2026 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि रक्षा सुरक्षा कोर यानी डीएससी में कार्यरत कर्मियों को द्वितीय सेवा पेंशन के लिए अपनी ऐड सेवा अवधि में कमी की माफ़ी मांगने का अधिकार है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने भारत सरकार द्वारा अपीलों को एक समूह को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक पत्र वैधानिक पेंशन विनियमों को रद्द या संशोधित नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कानूनी प्रश्न यह था कि भारत संघ डीएससी कर्मियों पर हड़ताल सेवा की अवधि की गणना करने और कमियों को माफ़ करने के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है, विशेष रूप से सेना के लिए पेंशन विनिमय 1961 और 2008 के अनुच्छेद 9, 18, 44 और 125 के अनुसार। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि डीएससी कर्मी सशस्त्र बलों की कर्मियों का अभिन्न अंग है और विभिन्न विसंगति को छोड़कर नियमित सेवा के समान पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने माना कि यदि कर्मी अन्यथा पात्र है तो सेवा के दूसरे कार्यालय में 1 वर्ष तक की कमी को माफ किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है
कि अब जो सारे काम है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं। सरकारी अधिकारी दोस्तों खुश नहीं है, सब कुछ ड्रामा हो रहा है। आखिर मामले की पृष्ठभूमि क्या है वो भी दोस्तों आप जान लीजिए कि आखिर ये मामला क्या है, कैसे आया, और यहाँ पर ये अचानक ये डबल पेंशन का मैटर कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मामले की पृष्ठभूमि आप समझिएगा क्या मामला है। इस अपील के प्रतिवादी नियमित सेना के पूर्व कर्मी थे, जिन्होंने अपनी सेवा का पहला कार्यकाल पूरा करने और पेंशन प्राप्त करने के बाद डीएससी में पुनः पंजीकरण कराया था। नियमों के अनुसार ऐसे कर्मियों के पास दो विकल्प हैं, एक ही पेंशन के लिए पूर्व सेवा को गिनना या डीएससी सेवा के लिए अलग पेंशन प्राप्त करते हुए पहली पेंशन प्राप्त करना जारी रखना। प्रतिवादियों ने बाद वाला विकल्प चुना। पेंशन विनिमय 2008 के अनुच्छेद 175 के तहत यदि कोई व्यक्ति डीएससी में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे दूसरी सेवा पेंशन प्रदान की जाती है। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब भारत सरकार ने उन कर्मियों को दूसरी पेंशन देने से इनकार कर दिया जिनकी 15 वर्ष की सेवा अवधि 1 वर्ष से कम रह गई थी, और 12 महीने तक की कमी की अनुमति देने वाले छूट प्रावधानों को लागू करने से भी इनकार कर दिया। तो मतलब एक तो आप छूट दे रहे हो 1 साल की, अब जब भैया वो 14 साल की अपनी सेवा कर रहे हैं और केंद्र सरकार 1 साल की छूट देती है, तो फिर भैया क्यों नहीं मान रही है। सबसे बड़ी बात है भैया आपने ही नियम बनाए हैं और आप ही अपने नियम नहीं मान रही है सरकार, तो ये गलत है। तो यहाँ पर साथियों पक्षकारों के तर्क क्या है। अपीलकर्ता भारत संघ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री अर्चना पाठक दबे ने तर्क दिया कि क्षमादान एक विवेकाधीन लाभ है जिसका उद्देश्य केवल एक सुनिश्चित करना है कि एक सैनिक को कम से कम एक पेंशन प्राप्त हो। उन्होंने तर्क दिया चूंकि प्रतिवादी पहले से नियमित सेना से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उन्हें दूसरे क्षमादान का कोई अधिकार नहीं था। संघ ने 20 जून 2017 और 22 मार्च 2022 के कार्यकारी पत्रों पर भरोसा किया, इसमें स्पष्ट रूप से दूसरी पेंशन सेवा के लिए समाधान पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि डीएससी विशिष्ट नियमों के वास्तविक एयर सेवा शब्द सामान्य समाधान नियमों के साथ असंगत था। तो यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना और सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर सिपाही और जेसीएस को डीएससी डबल पेंशन का आदेश दे दिया और फिलहाल साथियों सरकार बहुत ही जल्दी उसको लागू करेगी। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये हो गई चौथी खबर। हम दोस्तों 5वीं बड़ी चलते खबर, कैबिनेट की बैठक खत्म, DADR 1/1/2026 की क्या खबर है, आखिर क्या हुआ। तो देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस महीने मार्च तक आपके DADR की पड़ी हुई मंजूरी बहुत ही जल्दी मिल सकती है और उम्मीद है दोस्तों मार्च में मिल जाएगी, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये क्लियर हो रहा है कि मार्च के अंत तक सरकार कैबिनेट में DADR का बढ़ाने का पूरा प्रस्ताव तैयार कर देगी और फाइनल मोहर लगा देगी। एक न्यूज़ भी देखिएगा, आज की बैठक है, मंत्रिमंडल जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता मंदी में वृद्धि को मंजूरी दे सकता है। 25 मार्च 2026 की सुबह 9:30 बजे की न्यूज़ है, देखिएगा। आज की कैबिनेट बैठक में जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत DAR की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही आज की कैबिनेट बैठकों के नतीजों का केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय कैबिनेट जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DAR में वृद्धि की मंजूरी दे सकती है, जिससे देश भर में लाखों लोगों को काफ़ी फायदा होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को समझिए क्या है, वो तो आप जानते ही हो। महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DAR केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगों की पेंशन संरचना के महत्वपूर्ण घटक है। इनका प्राथमिक उद्देश्य महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक यानी CPI-IW के आंकड़ों के आधार पर इन भत्तों को वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित किया जाता है, यानी कि वर्ष में 2 बार DADR बढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी हो गई 5वीं बड़ी खबर। चलिएगा दोस्तों अब चलते हैं 6वीं बड़ी खबर क्या कहती है। 18 महीने में लागू होगा 8th पे कमीशन, संसद में दिया गया जवाब। सबसे बड़ी बात है, क्या सरकार टाइम पर 8th पे कमीशन लागू करेगी या सिर्फ आगे समय बढ़ाती जाएगी। देखिएगा दोस्तों एक जवाब आया है संसद की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा अंडरस्टैंड क्वेश्चन 48 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे मार्च 23, 2026 को ये दिया गया है। और देखिएगा 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। श्री राजा हैं, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट, यहाँ पर इन्होंने ABCD 4 प्रश्न पूछे हैं।
पहला है वेदर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द पे कमीशन एंड इफ सो द करंट स्टेटस देयरफॉर। तो इन्होंने ये पूछा क्या इन सभी की नियुक्ति हो गई है, जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है क्या उनकी नियुक्ति हो गई है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है द की एरियाज अंडर रिव्यू बाय द सेट सीपीसी इंक्लूडिंग प्रपोज्ड चेंज इन द पे स्केल्स सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन स्ट्रक्चर। तो इन्होंने ये पूछा कि 8th पे कमीशन में क्या क्या चेंजिंग की जा रही है, क्या स्किल्स की चेंजिंग की जा रही है, क्या अलाउंस की चेंजिंग की जा रही है, क्या पेंशन स्ट्रक्चर में चेंजिंग किया जाएगा। और सी इन्होंने प्रश्न पूछा है द टाइमलाइन प्रपोज्ड फॉर सबमिशन ऑफ इट्स सीपीसी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेड एंड। तो यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन पूछी है 8th पे कमीशन की, आपने क्या टाइमलाइन रखी है, कब तक ये पूरा हो पाएगा, कब तक फाइनल रिपोर्ट ये कमेटी दे पाएगी, इसके बारे में पूछा गया है। और डी वा जो प्रश्न है डी है वेदर द गवर्नमेंट हैज़ मेड एनी असेसमेंट ऑफ द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड सीपीसी रिकमेंडेड ऑन द यूनियन बजट इफ सो द डिटेल्स देयरफॉर। तो इन्होंने कहा है क्या ये जो यूनियन बजट आया था अभी, जो वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट दिया कि इसमें सीपीसी का कुछ रखा गया है, कुछ पैसा वैसा रखा गया फंड वंड। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर देखिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी का जवाब आया है। ए से लेके सी तक का क्या जवाब है, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रेजुलेशन डेट 3/11/2025 फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ इट्स सेंटर पे कमीशन अलॉन्ग विद द अपॉइंटमेंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स that will make a recommendation of the various issues which pay allowance pension etc the central commission employed 18 month in concern। तो इन्होंने ए बी सी का उत्तर दे दिया। इन्होंने कह दिया कि चेयरपर्सन और मेंबर की टीम की जो कमेटी बन चुकी है, पूरा हो चुकी है, उनकी टीम पूरी हो चुकी है। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि यही लोग सब वेरियस जो इशू चल रहे हैं वो देख रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं जितने भी संगठन उनके पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, एक मेज पर बैठ के बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सजेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो यहाँ पर यही पे अलाउंस है और जो पेंशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे ये लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर 18 महीने का टाइम दिया है कि इनको 18 महीने में रिपोर्ट अपनी देनी है। तो ऐसा दोस्तों दिया। और डी का उत्तर है द fiscal impact of the recommendation of HPCPC will be known once the recommended are made by HPCPC are accepted by the government। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जब HPCPC पूर्ण रूप से हो जाएगा, पहले बनने दीजिए, बजट का प्रावधान होगा, जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तब बजट इसके लिए स्पेशल निकाला जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो दोस्तों ये 6 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों प्लीज़ आप मुझे ये जवाब जरूर दीजिए, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, क्या आप एक पेंशनर हैं? अगर आप पेंशनर हैं तो आप किस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुए, किस डिपार्टमेंट से आप पेंशन पा रहे हैं, ये यार मुझे कमेंट सेक्शन में